हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज अपनी माइक्रोबायोलॉजी की लास्ट क्लास है। अब तक हमने 250 बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज लास्ट क्लास में हम इम्यूनोलॉजी और माइकोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ अपनी 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी के। अगर आप इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी के वन लाइनर्स भी ऐड करो तो लगभग 250 प्लस से लेके 300 क्वेश्चंस उसमें हैं, और 300 ये टोटल आपके पास 600 क्वेश्चंस इसमें भी हो जाएंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों आपके टिप्स पर हो जाएगी अगर आप दोनों चीज़ें दोनों चैप्टर्स के पढ़ लेते हो तो अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी और माइकोलॉजी से। माइकोलॉजी क्या है सर और इम्यूनोलॉजी क्या है, पहले ये चीज़ समझो। इम्यूनोलॉजी ऐसी स्टडी या ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम से संबंधित, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। माइकोलॉजी हम बोलते हैं कवक विज्ञान हिंदी में, जिसके अंदर हम फंजाई किंगडम या फंगस का अध्ययन करें, इसको हम बोलते हैं कवक या माइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में हम टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मानव में कैंडिडियासिस संक्रमण का मुख्य कारण कौन सा कवक है? व्हाट इज द प्राइमरी फंगल कॉज ऑफ कैंडिडियासिस और इन ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कैंडिडियासिस का मेन कॉज क्या है, मेन फंगल। पहली चीज तो ये याद रखना, जब भी कैंडिडियासिस का वर्ड मीनिंग यूज की जाए तो पहली चीज क्वेश्चन में तो दे दिया प्राइमरी फंगल केस, ठीक है। कई बार सीधा सीधा यही पूछ देता है कि कैंडिडियासिस क्या है, ये क्या एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, ठीक है। तो इसका हमेशा याद रखना ये फंगल डिजीज है। अब पूछा गया कि प्राइमरी फंगल कॉज क्या है कैंडिडियासिस का, किसके अंदर सर? ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मांस, इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैंडिडियासिस का मेन कॉज क्या है, प्राइमरी फंगल कॉज क्या है सर? ऑप्शन बी कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस इज अ कॉमेंजियल ईस्ट that become pathogenic under immunocompromised conditions leading to candidiasis। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कैंडिडियासिस एल्बिकेंस या कैंडिडा एल्बिकेंस किसके अंदर सबसे पहले पैथोजेनिक कॉज करेगा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। सर कहाँ होती है ये कंडीशन? ये होती है एड्स या HIV वाले पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। HIV की वजह से ही एड्स होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उनके अंदर क्या हो जाता है सर? इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो उनको क्या कहेंगे हम? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब उनकी इम्यूनिटी डाउन है तो कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए वो क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बन जाएगी तो वो उस शरीर पे जाके अटैक कर देगा और वहां पर अपना घर बना लेगा। ये सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लैंग्वेज बदल के पूछूं तो वो कहीं इसी चैप्टर में आगे छुपा हुआ है, आप बताना, आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो, प्राइमरी फंगल कॉज ऑफ कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या होता है ये? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में पैथोजेनिक हो जाता है, और क्या है? कमेंजल ईस्ट है, ठीक है। इन्हीं चीज क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल डिमॉर्फिज्म किस कवक में पाया जाता है? विच फंगस सॉज थर्मल डायमॉर्फिज्म? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ साइड है। डायमॉर्फिज्म और विथ थर्मल डायमॉर्फिज्म किस फंगस में आपको देखने को मिलेगा? कैंडिडा एल्बिकेंस के अंदर, एस्परजिलस नाइगर के अंदर, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के अंदर, या म्यूकर के अंदर? अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कवक है, कौन सा फंजाई है जिसके अंदर थर्मल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सर सी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मा एग्जिस्ट अ मोल्ड in the environment 25 degree centigrade and the yeast in human tissue 37 degree centigrade। अब सुनो ध्यान से, डाइमॉर्फिज्म क्या? डाई मतलब दो, दो और मॉर्फिज्म मतलब रूप। इसका दो रूप होते हैं। पहला रूप कब एग्जिस्ट करेगा? एज अ मोल्ड, ठीक है। मोल्ड के रूप में कब एग्जिस्ट करेगा? जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और दूसरा रूप इसका होता है सर ईस्ट, और ईस्ट के रूप में कब सर्वाइव करेगा? जब ह्यूमन टिश्यू के अंदर जाएगा, कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डाइमॉर्फिज्म में इसके दो रूप। सर पहला रूप कब होगा? पहला रूप होगा ईस्ट, दूसरा रूप होगा मोल्ड का, ठीक है। ईस्ट का रूप कब लेगा सर? ये ह्यूमन टिश्यू में। ह्यूमन टिश्यू में कितने टेम्परेचर? 37 डिग्री। और मोल्ड का फॉर्म कब बनाएगा सर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल डायमॉर्फिज्म। थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अपना रूप बदल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल डायमॉर्फिज्म। कौन दिखाता है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ सारे ही बच्चे सॉल्व कर लोगे। क्रिप्टोकोकोसिस की पहचान के लिए कौन सा विशेष दाग या स्टैन किया जाता है, ठीक है। विच स्टैन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोकोकोसिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने जब स्टैनिंग सारे लैब के सारे स्टैनिंग एक वीडियो के अंदर पढ़ाए थे, वन शॉट के अंदर जितने भी लैब स्टैनिंग होते हैं सारे कवर करे थे, मेरे चैनल पे पड़ी है, नहीं देखियो तो देख लेना। उसके अंदर मैंने बताया था कौन सा क्रिप्टोकोकस के लिए हम कौन सा स्टैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोकोकोसिस के लिए हम कौन सा आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिप्टोकोकस के लिए कौन सा स्टैन इस्तेमाल करेंगे? क्या इंडिया इंक इस्तेमाल करेंगे, पीरियोडिक एसिडिक सिफ इस्तेमाल करेंगे, ग्राम स्टैन इस्तेमाल करेंगे, या गिम्सा स्टैन इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे क्रिप्टोकोकोसिस से लिए? सर इंडिया इंक इस्तेमाल करेंगे। ग्राम स्टैन तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक एसिडिक सिर्फ अलग अलग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में। और गिम्सा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सर ब्लड पैरासाइट के लिए। तो याद रखना क्रिप्टोकोकोसिस की पहचान के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं स्टैन? वो होता है इंडिया इंक स्टैन, ठीक है। इंडिया इंक क्या करता है? हाईलाइट्स द कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स इन सीएसएफ सैंपल। इंडिया इंक क्या करता है? हाईलाइट कर देता है कैप्सूल को, किसके कैप्सूल को? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स को इन सीएसएफ सैंपल्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन्स। एस्परजिलस फ्लेवस निम्न में से कौन सा विष या टॉक्सिन बनाता है? एस्परजिलस फ्लेवस, ये 4 टॉक्सिन आपको दे रखे हैं, ये चारों में से ऐसा कौन सा टॉक्सिन है जो एस्परजिलस फ्लेवस बनाता है, ठीक है। ध्यान से ऑप्शंस, एर्गोट टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, जी एरिलिनॉन, या पेटुलिन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस करेगा? तो एस्परजिलस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कैसे याद रखोगे सर? एस्पर एफ्ला, ठीक है। ए मैच करा दोगे तो याद हो जाएगा आपको। एस्परजिलस फ्लेवस क्या दे रहा था सर? एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस ए और एफ यहाँ से, तो और ए एफ यहाँ से, ठीक है। एस्परजिलस फ्लेवस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ याद रखना। एफ्लाटॉक्सिन इज अ हेपेटोटॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवस। हिपेटोटॉक्सिक क्या है सर? हिपैटिक वर्ड जहां भी वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर का टॉक्सिक है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक तो आप जानते ही हो कि कैंसरस होता है। तो ये चीज़ कैसा होता है? कार्सिनोजेनिक होता है। और हिपेटोटॉक्सिक होता है कौन सा? एफ्लाटॉक्सिन। कौन बनाता है? एस्परजिलस फ्लेवस। याद कैसे रखोगे? ए यहाँ से उठाओ, एफ यहाँ से उठाओ, एफ्ला में आगे ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो एस्परजिलस फ्लेवस से एफ्लाटॉक्सिन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाओ। डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन मेडिएटेड बाय विच सेल। विलंबित प्रकार की अति संवेदनशीलता किन कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थ की जाती है? हाइपर सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं, वो अगर डिलेड हो रही है, डिलेड टाइप की है, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी सेल्स बनाएंगी? क्या बी सेल्स बनाएंगी, टी हेल्पर बनाएंगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाएंगी, या मास्ट सेल बनाएंगी? तो मैं बात करूंगा डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की, तो वो बनाएंगी सर टी हेल्पर सेल, जिनको हम बोलते हैं CD4+ सेल्स, ठीक है। CD4+ सेल रिलीज साइटोकाइंस दैट मेडिएट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। कितने टाइप के? 4 टाइप के सेंसिटिविटी होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना हो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है शॉक नाम से, ठीक है। उसमें मैंने जितने भी शॉक पढ़ाए हैं उसमें बहुत डिटेल में चारों सेंसिटिविटी अच्छे से बताई है, ठीक है। उसको जाके पढ़ लेना, पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी सेंसिटिविटी क्या है, शॉक क्या है, उसमें और सारे शॉक के जितने भी टाइप्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी शॉक, ये सारी मैंने बता रखी है डिटेल में, बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 होती हैं वो कौन कराता है सर? डिलेड कौन कराता है? टी हेल्पर सेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी, टी हेल्पर सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो। इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसको हम बोलते हैं IgG, 5 इम्यूनोग्लोबिन मैंने बताया सर, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE, ये होती इम्यूनोग्लोबिन्स अपनी। कैसे याद रखोगे? गम दे या दिमाग, ठीक है। और ये इसमें पूछा है IgG का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है।
इम्यूनोग्लोबुलिन जी का क्या फंक्शन है? फर्स्ट एंटीबॉडी इन प्राइमरी रिस्पॉन्स, म्यूकोजल प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एंड ऑप्सोनाइजेशन या एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन किससे संबंधित होता है? आईजीडी से संबंधित होता है सर, आईजीई से संबंधित होता है, तो ये तो काट दो। फिर क्या बचा? म्यूकोजल प्रोटेक्शन, फर्स्ट एंटीबॉडी इन प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एंड ऑप्सोनाइजेशन, ये आंसर राइट होता है सर। ये लॉन्ग टर्म हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और क्या करती है? ऑप्सोनाइजेशन करती है। आईजी इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी अपने बॉडी में कौन सी होती है? तो वो होती है सर आईजीजी इन सीरम एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बाय न्यूट्रलाइजिंग एंड ऑप्सोनाइजिंग पैथोजेंस। सिंपल सी बात है, जो पैथोजेंस आपके शरीर में आएंगे उनको न्यूट्रलाइज करना, ऑप्सोनाइजन करना, उन किसका काम है सर? ये आईजीजी का काम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शरीर में अगर पाई जा रही है आईजीजी, तो क्या ये लंबे समय तक हमें बचा कर रखेगी पैथोजन से? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा सबसे लंबे समय तक हमें इम्यूनिटी प्रदान करती रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण निष्क्रिय टीके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? ये जो चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का? ठीक है, क्या बीसीजी का वैक्सीन है? क्या ओपीवी जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं वो एग्जाम्पल है? साल्क पोलियो वैक्सीन है या एमएमआर है? ठीक है, अब बताओ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर सी, साल्क पोलियो वैक्सीन। साल्क पोलियो वैक्सीन इज अ किल्ड। इनएक्टिवेटेड किसको बोलेंगे? अच्छा, एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड में एक अंतर समझो। जो एक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं उसमें क्या होते हैं? दुर्बल या क्षीण बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, जो ऐसे होते हैं कि आपके शरीर को हार्म ना पहुंचा पाए, ऐसे इसको बोलते हैं हम। ऐसे बैक्टीरिया को बहुत हम बोलते हैं दुर्बल या क्षीण। ठीक है, उनको ऐसे बनाया जाता है और आपके शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए सर? आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाए। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? जाके जो पैथोजन शरीर में आया है उसको क्या करेगा? मार देगा। सिंपल सी बात, मार देगा तो साथ में साथ आपका क्या बना लेगा? मेमोरी बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं स्मृति या मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी बनाएगा। मेमोरी बनाएगा तो अगेन जब वो पैथोजन आपके शरीर में आएगा तो आपका शरीर क्या करेगा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो तुरंत के तुरंत उस पैथोजन को वहीं किल कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है एक्टिवेटेड वैक्सीन का। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऐसी है जिसमें क्या होता है? किल्ड। कैसी किल्ड सर? इनको करते हैं हीट किल्ड। ठीक है, हीट किल्ड कर देते हैं पैथोजन्स को और उसके बाद शरीर में डालते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो एक्टिवेटेड में हम दुर्बल लेकिन जिंदा पैथोजेंस आपके बॉडी में डाला जाता है और इनएक्टिवेटेड में हीट किल्ड पैथोजेंस आपके बॉडी में डाला जाता है। काम दोनों का एक ही है। शरीर में जाएगा तो शरीर में कैसा? एक विदेशी पैथोजन की तरह एक्ट करेगा। शरीर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा और किल करेगा। फंक्शन दोनों का एक ही है, पर दुर्बल और क्षीण और किल्ड इसी पे आधारित है एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है साल्क पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड विया इंजेक्शन। कैसे दिया जाता है वैक्सीन? इंजेक्शन से दिया जाता है साल्क पोलियो वैक्सीन को। ठीक है, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ये तो आपके माउथ में ड्रॉप में ओरल पोलियो, ये तो आपने बचपन में पिया होगा, देखा है। पर जो साल्क पोलियो वैक्सीन होता है ये इंजेक्शन से देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय विच इम्यूनोग्लोबिन? ठीक है, टाइप 1 अति संवेदनशीलता किस इम्यूनोग्लोबुलिन द्वारा मध्यस्थ होती है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन? कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी करता है? क्या IgA है, IgE है, IgM है या IgG है? तो सिंपल सी बात है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये संबंधित होता है IgE से। ठीक है, IgE bind the mast cells and basophils triggered histamine release in allergic reaction। ठीक है, IgE क्या करता है? बाइंड करता है किसको सर? मास्ट सेल को और बैसोफिल्स को, जो ट्रिगर करते हैं हिस्टामिन रिलीज को। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। आपके बॉडी में जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगी हिस्टामिन स्रावित होगा। और ट्रिगर कैसे होगा सर? IgE बाइंड करेगा मास्ट सेल को और बैसोफिल को। तो जब टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की बात होगी तो ये किस इम्यूनोग्लोबिन द्वारा मेडिएटेड होगा? ये मेडिएटेड होगा IgE से।
या सिंपल सी मैं बात करूँ एलर्जी की बात हो रही हो तो वो IgE से संबंधित होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, टिटनस टॉक्साइड इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। टिटनस टॉक्साइड किस प्रकार का टीका है, कौन सा ऐसा टीका है जो टिटनस का टाइप है। क्या लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेटेड होल सेल्स होते हैं, टॉक्सॉइड्स होते हैं, या रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं बात करूँ टिटनस टॉक्साइड्स की तो ये होते हैं, नाम में ही टॉक्साइड आ रहा है तो ये टॉक्साइड्स होते हैं, ठीक है। टिटनस टॉक्साइड इज एन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दैट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग डिजीज, ठीक है। टिटनस टॉक्साइड क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को विदाउट कॉजिंग डिजीज। मैंने आपको बताया ना दुर्बल या छीण, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें दुर्बल या छीण बैक्टीरिया होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो शरीर में जाते हैं, क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं विदाउट कॉजिंग डिजीज। अब दुर्बल हैं जो अपने आप की संख्या को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिजीज को नहीं कॉज कर पाएंगे। तो ये टिटनस टॉक्साइड किस प्रकार के वैक्सीन है, तो ये होते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। क्या इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। फंगल कल्चर मीडिया सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार का पीएच क्या होता है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था हमें फंगल ग्रोथ कराना हो तो हम कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, SDA। SDA का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार, ठीक है। इसमें डेक्स्ट्रोज क्या है, ये शुगर का फॉर्म है, ये चीज़ क्लियर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बताया था अगर हमें फंगल का ग्रोथ कराना हो तो सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार का पीएच क्या होना चाहिए। पीएच इसका कैसा होता है सर, एसिडिक होता है। सिंपल सी बात है, एसिडिक क्यों होगा सर, एसिडिक होगा तो क्या होगा, हमें केवल फंगल की ग्रोथ करानी है, ठीक है, हमें केवल फंगस ग्रोथ कराना है, ठीक है। और फंगस ग्रोथ कराना है तो क्या वहाँ पर अगार है, सिंपल सी बात है, अगार है तो क्या वहाँ पर दूसरे पैथोजेंस भी ग्रो कर सकते हैं सर। सिंपल सी बात, एग्जाम्पल ले लो बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया भी आराम से ग्रोथ कर सकता है ना, अगार है तो। पर हमें किसका ग्रोथ कराना है, फंगस का। तो हम क्या कर देंगे, पीएच को क्या कर देंगे, एसिडिक कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। तो पीएच अगर एसिडिक हो जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार का, ठीक है। तो सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार में पीएच कैसा होता है सर, हमेशा याद रखना एसिडिक पीएच होता है। अब ऑप्शंस में खोज लो एसिडिक पीएच आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। क्या एसिडिक पीएच जब 7.0 से कम होता है तो पीएच एसिडिक हो जाता है, और इससे जब बढ़ जाएगा तो पीएच कैसा हो जाता है सर, बेसिक हो जाता है। ये चीज़ तो पता है ना सबको। अब सुनो, अब यहाँ पर एसिडिक पीएच खोजो। क्या 7 एसिडिक पीएच है, नहीं, ये तो न्यूट्रल पीएच है। 8 क्या एसिडिक पीएच है, नहीं, ये तो बेसिक पीएच है। अब बचा दो ऑप्शन, एक 5.6, एक 6.8। अब मुझे क्या खोजना है, एसिडिक पीएच। 6.8 का 7.0 से थोड़ा सा ही तो कम है, तो क्या थोड़ा सा कम होने से बैक्टीरिया का ग्रोथ इतना इनहिबिट हो जाएगा क्या, कि नहीं होगा, नहीं। 0.2 के ग्रोथ से इतना ग्रोथ बैक्टीरिया का इतना ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगा। हमें एसिडिक पीएच बनाना है तो मोस्ट एसिडिक इसमें ये ऑप्शन है 5.6, ठीक है। अब ये याद करने वाला आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये एक अच्छा डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। तो सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार का पीएच कितना होता है सर, 5.6 होता है। मैंने आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराया, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है। पर याद भी कर सकते हो कि पीएच 5.6 होता है सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार का। किसका ग्रोथ कराते हैं सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार पर, हम सर फंगल मीडिया का ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। सब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार या SDA अगार है एसिडिक पीएच 5.6 टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड फेवर फंजाई, ठीक है। जो इनहिबिट करता है, पीएच क्यों रहता है इसका एसिडिक, क्योंकि ये इनहिबिट कर देगा बैक्टीरियल ग्रोथ को, और फेवर किसको कर देगा, फंजाई को, ठीक है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कवक ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के लिए जिम्मेदार है। एक डिजीज होती है म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं जिसको, ये कौन का कॉज करता है, ब्लैक फंगस कॉज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकर माइकोसिस, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस। क्या कैंडिडा एल्बिकेंस ब्लैक फंगस कॉज करता है, क्या राइजोपस ब्लैक फंगस कॉज करता है, क्रिप्टोकोकस कॉज करता है, या ट्राइकोफाइटोन कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे ब्लैक फंगस का नाम लिया जाए या म्यूकर माइकोसिस का नाम लिया जाए तो ये कॉज करेगा हमेशा राइजोपस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, राइजोपस स्पीसीज इज अ टाइप ऑफ जाइगोमाइसिटीज। राइजोपस आपसे पूछा जाए कौन से कवक का सदस्य है, तो ये होता है जाइगोमाइसिटीज कवक का सदस्य। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। मैंने आपको बताया था इसमें अपूर्ण कवक कौन सा होता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अपूर्ण कवक या इम्परफेक्ट कौन सा होता है, इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बात होती हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें फंजाई वाले लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, थ्योरी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। फंजाई का भी एक
पूरा डिटेल्ड लेक्चर, 2 लेक्चर पढ़े हैं, एक फंडा बॉक्स के अंदर है और दूसरा लेक्चर है कहाँ पर, फंजाई का पूरी थ्योरेटिकल लेक्चर, ठीक है। तो 2 लेक्चर फंजाई के मैंने पढ़ा रखे हैं, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में पूरी क्लासिफिकेशंस पढ़ाई हैं फंजाई की, ठीक है। तो जब जाइगोमाइसीटीज का एक्सेसस होता है राइजोपस, यही कॉज करता है कौन सा, म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, ठीक है। causes mucormycosis commonly known as black fungus especially in immunocompromised individuals। फिर यहाँ पर वर्ड आया immunocompromised। immunocompromised किसमें, जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई हो, एग्जांपल ले लो एड्स के पेशेंट, ठीक है। जाइगोमाइसीटीज प्रकार का विशेष कवक है जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का कारण बनता है, विशेष रूप से कम इम्यूनिटी वाले मरीजों में। तो इतनी चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जाइगोमाइसीटीज का सदस्य है राइजोपस जो कॉज करता है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात करूं आईजीए इम्यूनोग्लोबिन की, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए कहाँ पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्राइमरीली फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा में आईजीए मिलेगा, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकोजल सिक्रीशंस के अंदर आईजीए मिलेगा, बोन मैरो के अंदर आईजीए मिलेगा या लिम्फ नोड के अंदर आईजीए मिलेगा। तो मैंने आपको जब फंक्शंस बताए थे तो इनमें बताया था मैंने, जब भी मैं बात करूंगा आईजीए की तो ये कहाँ पाया जाएगा सर, ये पाया जाएगा बॉडी सिक्रीशंस में। अब यहाँ पर खोजो बॉडी की सिक्रीशंस, क्या ब्लड प्लाज्मा बॉडी की सिक्रीशन है, नहीं। बोन मैरो बॉडी की सिक्रीशन है क्या, नहीं। लिम्फ नोड बॉडी की सिक्रीशन है क्या, नहीं। सलाइवा बॉडी की सिक्रीशन है सर, बिल्कुल है। टीयर्स बॉडी की सिक्रीशन है। म्यूकोजल सिक्रीशन बॉडी की सिक्रीशन है, बिल्कुल। तो आईजीए कहाँ पाई जाएगी सर, बी ऑप्शन राइट, सलाइवा के अंदर, टीयर के अंदर, म्यूकोजल सिक्रीशन के अंदर। इसके अलावा एक और चीज याद करो, ये पाई जाती है कोलोस्ट्रम में, कोलोस्ट्रम या इसको हम बोलते हैं मदर्स फर्स्ट मिल्क, मदर्स फर्स्ट मिल्क। इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा सर, आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो कहाँ कहाँ मैंने बताया आईजीए, ये पाई जाएगी बॉडी सिक्रीशंस में प्लस कोलोस्ट्रम में। बॉडी सिक्रीशंस एग्जांपल सलाइवा, टीयर्स, म्यूकोजल सिक्रीशंस, ठीक है। आईजीए प्रोवाइड्स म्यूकोजल इम्यूनिटी एंड इज predominantly found in secretions like saliva, tears, respiratory and intestinal secretions। आईजीए म्यूकोजल प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यह लार, आंसू, सांस की नलियों और आंतों की स्रावों में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करूं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम संक्रमण में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। Which major organ is primarily affected in histoplasma capsulatum infection, ठीक है। आपको इसका 2 रूप बताए थे, एक रूप किसमें, एक रूप मोल्ड के रूप में, एक रूप ईस्ट के रूप में। ईस्ट के रूप में कब सर, आपके बॉडी में जब घुसेगा कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपकी बॉडी में घुस गया तो इसमें से कौन से अंग को ये अफेक्ट करेगा, क्या लीवर को अफेक्ट करेगा, क्या लंग को अफेक्ट करेगा, क्या किडनी को अफेक्ट करेगा या ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लंग्स, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम अफेक्ट्स द लंग्स एज इट इज अ रेस्पिरेटरी पैथोजन ट्रांसमिटेड विया इनहेलेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम ऑफ बर्ड या बैड ड्रॉपिंग, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम क्या होता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं जिसको हम बीजाणु बोलते हैं, किससे फैलता है सर, पक्षियों से या चमगादड़ों से और उनकी बीट से, ठीक है। बीट से फैलते हैं और सांस द्वारा शरीर में घुस जाते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मा इस कैप्सुलेटम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसको अफेक्ट करेगा सर, लंग को अफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होता है, ठीक है। किससे ट्रांसमिट होता है, बर्ड या बैट की ड्रॉपिंग से या उनके बीट से, बर्ड या चमगादड़ों की बीट से फैलता है, ठीक है। अब सुनो अगला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तेज और शुरुआती इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी एंटीबॉडी देती है, विच एंटीबॉडी गिव द अर्लीस्ट एंड फास्टेस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। ऐसे 4 एंटीबॉडी आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे फास्टेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स या अर्लीस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके देगी। क्या आईजीए करेगी, आईजीजी करेगी, आईजीएम करेगी या आईजीई करेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, इसको बोलते हैं आईजीएम। अब सुनो ध्यान से, आईजीएम क्या होता है, ये सबसे भारी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इससे संबंधित छोटी छोटी बातें याद रखो। इम्यूनोग्लोबुलिन से सबसे भारी क्यों है, क्योंकि ये होती है सर पेंटामर, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और क्या करेगी, इसका फंक्शन क्या है, ये शुरुआती इम्यून रिस्पॉन्स यानी अर्लीस्ट एंड फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी आईजीएम, ठीक है।
आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपेयर इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपसे क्वेश्चन, अगर मान लो मैं लैंग्वेज चेंज कर दूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज क्या बना दूँ कि कौन सी पहली एंटीबॉडी, अब मान लो कोई व्यक्ति है वो बीमार पड़ा तो उसके अंदर फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी अपेयर होगी, तो वो कौन सी अपेयर होगी, आईजीएम अपेयर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंडिकेटिंग रिसेंट इन्फेक्शन, जो रिसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। आईजीएम संक्रमण के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले बनता है, जिससे यह बताता है कि संक्रमण हाल ही में हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक फंगस पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक क्या सर, जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे, इम्यूनिटी लो होगी तो उनके घर जाके अपना घर बना लेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इनमें से आपको खोजना है अपॉर्चुनिस्टिक फंगल पैथोजन। क्या ट्राइकोफाइटोन रूब्रम है, कैंडिडा एल्बिकेंस है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, या कोकाइडियोडाइस इमिटिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिस्टिक फंगस की जब मैं भी बात करूंगा तो कैंडिडा एल्बिकेंस होगा। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस यूजुअली लिव हार्मलेसली ऑन द बॉडी बट कैन बिकम पैथोजेनिक इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। कैंडिडा एल्बिकेंस सामान्यतः शरीर में बिना हानि के रहता है। ठीक है, मान लो आपके ऊपर भी होगा लेकिन आपको बीमार नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, तो अब तक जब तक इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी, आपके शरीर पर कैसा रहेगा, हार्मलेसली रहेगा। और जहां भी शरीर की इम्यूनिटी डाउन हुई, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ इंडिविजुअल, तब यह क्या करेगा, पैथोजेनिक हो जाएगा, संक्रमण का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो मैं जब भी आपसे बात करूं अपॉर्चुनिस्टिक फंगल पैथोजन की, तो वो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी प्रमुख प्रक्रिया शामिल होती है। विच प्रोसेस इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको खोजना है कौन सी ऐसी प्रमुख प्रक्रिया है जो शामिल होगी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। क्या IgE मेडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होगा, टी सेल साइटोटॉक्सिसिटी होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा, या मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा प्राइमरी इन्वॉल्व होगा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। देखो मैंने जितने भी टाइप होते हैं ना हाइपर सेंसिटिविटी के, अगर इसे पढ़ना है तो मेरा 100 वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए। ठीक है, उसको जरूर देख लेना, तो हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, बड़ा पार्ट है, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूँ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की, तो आपको दिखेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन के अंदर। टाइप 3 रिएक्शंस ऑकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इन टिश्यू ट्रिगर्ड इन्फ्लामेशन। टाइप 3 प्रतिक्रिया प्रतिजन एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स के ऊतकों में जमने से होता है, जिससे क्या होती है, इन्फ्लामेशन या सूजन उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करूंगा तो प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, रिंगवर्म। रिंगवर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगवर्म कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रिंगवर्म कौन कॉज करता है, ये सारी चीजें याद रखना। क्वेश्चन क्या है, विच फंगस, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो, विच फंगस कॉजेज रिंगवर्म इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। क्या कैंडिडा होता है, क्या राइजोपस होता है, या ट्राइकोफाइटोन होता है, या क्रिप्टोकोकस होता है। अब मैं बात करूंगा अगर रिंगवर्म की, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी मैं रिंगवर्म की बात करूंगा तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, एक होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइको कहीं लिख लेना साथ के साथ, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी होती है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, और तीसरी होती है एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 स्पीसीज जो होती हैं ये कॉज करती है रिंगवर्म। ठीक है, अब आपको इन 3 स्पीसीज मैंने क्या क्या बताया, एक बताया ट्राइकोफाइटोन, एक बताया माइक्रोस्पोरम, और तीसरी बताया एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 स्पीसीज क्या करेंगी सर, रिंगवर्म कॉज करेंगी। आपसे पूछा है कौन सा फंगस रिंगवर्म कॉज करेगा, इन तीनों स्पीसीज में से इसमें जो ऑप्शन में दिया आपको वो खोजना है। क्या कैंडिडा मैंने बताया, नहीं। क्या मैंने राइजोपस बताया, नहीं। क्या मैंने क्रिप्टोकोकस बताया, नहीं। ट्राइकोफाइटोन। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज कॉल्ड डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन लाइक रिंगवर्म, जिसको हम बोलते हैं टीनिया, दैट अफेक्ट स्किन, नेल्स एंड हेयर। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन प्रजातियां त्वचा, नाखून और बालों को प्रभावित करने वाले त्वचा रोग जैसे रिंगवर्म या टीनिया का कारण बनती हैं। ये कल वाला टीनिया मत समझ लेना, पैरासाइटोलॉजी वाला, वो टीनिया सोलियम अलग है, ये रिंगवर्म है, इसको हम कॉमनली टीनिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन, कौन सा टीका टॉक्सॉइड वैक्सीन है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है सर, जो टिटेनस का टीका है ये टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, टिटेनस वैक्सीन कंटेन्स टॉक्सॉइड दैट ट्रिगर्स ऑन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट एक्चुअल डिजीज, ठीक है। टॉक्साइड वैक्सीन निष्क्रिय जहर होते हैं। टिटनस टीका एक ऐसा टॉक्साइड है जो रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं तो आपके शरीर को हार्म नहीं कर पाएंगे और बिना हार्म किए आपके इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय विच सेल? प्रतिरक्षात्मक स्मृति जिसको हम बोलते हैं इम्यून मेमोरी, ये मुख्य रूप से किन कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें आपको बताना है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कौन बनाएगा। क्या प्लाज्मा सेल इम्यून सिस्टम का मेमोरी बनाएगी, माइक्रोफेज बनाएंगी, मेमोरी टी सेल या बी सेल बनाएगी, या नेचुरल किलर सेल बनाएगी? तो जब भी मैं बात करूंगा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाएगा मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। टी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं कॉमनली, मेमोरी सेल्स आर लॉन्ग लिव्ड एंड हेल्प इन फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स। देखो कैसे काम करता है इम्यून मेमोरी, जैसे मान लो आपका एक बॉडी है, ठीक है, आपके बॉडी पर एक पैथोजन ने अटैक किया, तब ये अगर फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है तो आपका बॉडी क्या करेगा, आपसे पहले अफेक्ट हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। सिंपल सी बात है, बीमार पड़ोगे तो धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैथोजन को पहचानेगा और क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है। इन दिनों में 5 से लगभग 7 दिन या 10 से 15 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं, ठीक है, आपको ठीक होने में, जनरली बिना दवाओं के। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स कैसा होता है सर, स्लो होता है, क्योंकि पैथोजन आपके शरीर में फर्स्ट बार आया है, पहली बार आया है। अगर यही सेम पैथोजन आपके शरीर में सेकेंड बार आएगा तो अब क्या होगा, जब फर्स्ट बार आपके शरीर में आया था उसी टाइम आपकी बॉडी ने इसको ठीक करते टाइम क्या बनाया था, मेमोरी बनाया था कि बेटा अब तुम दोबारा मेरे शरीर में आके दिखा देना। आपकी बॉडी ने बनाया मेमोरी, जब यही सेम पैथोजन सेकेंड टाइम आपकी बॉडी में आएगा तो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा जो तुरंत के तुरंत जाके इस पैथोजन को किल कर देगा। तो ये चीज़ क्लियर है, मेमोरी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये पैथोजन जब पहली बार आता है तो आपकी बॉडी मेमोरी बना लेती है, ज्यों ही ये सेकेंड बार आपके शरीर में आएगा आपका शरीर तुरंत इसको पहचान लेगा कि बेटा तुम एक बार तो आ गए थे, दोबारा आए हो तो बीमार नहीं कर पाओगे, और तुरंत जाके उसे किल कर देगा। तो ये कौन बनाता है मेमोरी, कौन बनाता है इम्यून मेमोरी, ये बनाती है मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी सेल्स आर लॉन्ग लिव्ड एंड हेल्प इन फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स अपॉन री एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन। मैंने बताया अगर री एक्सपोजर होगा सेकेंडरी बार, दूसरी बार वही सेम पैथोजन आएगा आपके शरीर में तो तुरंत किल कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, एलिजा परीक्षण में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? व्हाट इज डिटेक्टेड इन एन एलिजा टेस्ट? एलिजा टेस्ट की मैं जब भी बात करूंगा तो उनमें से कौन सा चीज एलिजा टेस्ट के अंदर मापा जाएगा? क्या एंजाइम मापा जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी नापा जाएगा, आरबीसी काउंट मापा जाएगा, या टॉक्सिन लेवल को मापा जाएगा? तो एलिजा टेस्ट की मैं जब भी बात करूंगा तो मापा जाएगा एंटीजन या एंटीबॉडी को, ठीक है। एलिजा जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडीज इन द सैंपल बाय एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, ठीक है। एलिजा एक परीक्षण है जो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन द्वारा किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान करता है, ठीक है। तो जब भी मैं बात करूं एलिजा टेस्ट की तो क्या डिटेक्ट करेगा, एंटीजन को या एंटीबॉडी को, ठीक है। आरबीसी काउंट को थोड़ी डिटेक्ट करता है यार, टॉक्सिन लेवल को भी नहीं, एंजाइम को भी नहीं। एलिजा जब भी मैं बात करूं तो ये बात करेगा एंटीजन या एंटीबॉडी की। देखो बच्चे कहाँ गुमराह होंगे, एंजाइम एलिजा का फुल फॉर्म क्या पढ़ेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और एंजाइम मैच करके आंसर लगा देंगे। नहीं, ध्यान से कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, हमेशा एलिजा की बात करूंगा तो एंटीजन या एंटीबॉडी की डिटेक्शन करता है, पहचान करता है, ठीक है। कौन सी फंगल इन्फेक्शन रोज गार्डनर्स डिजीज नाम से जानी जाती है? विच फंगल इन्फेक्शन इज नोन एज रोज गार्डनर्स डिजीज? क्या कैंडिडियासिस है, स्पोरोट्राइकोसिस है, एस्परगिलोसिस है, या हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ठीक है। जब बात करूँ रोज गार्डनर डिजीज की तो ये आपको मेमोरी में याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आज के बाद। ये होता है स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है। स्पोरोट्राइकोसिस फंगल इन्फेक्शन को ही हम रोज गार्डनर डिजीज नाम से जानते हैं। किससे कॉज होता है? स्पोरोथ्रिक्स शैंकी से, ठीक है। तो जब भी मैं बात करूंगा स्पोरोट्राइकोसिस, ये किससे कॉज किया जाएगा? स्पोरोथ्रिक्स शैंकी। इट्स स्प्रेड थ्रू थॉर्न पिक्स एंड अफेक्टेड स्किन एंड लिम्फेटिक्स। स्पोरोथ्रिक्स शैंकी से फैलने वाला यह फंगल इन्फेक्शन कांटे चुभने से होता है और त्वचा और लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कांटा चुभ रहा है तो वो कहाँ चुभेगा सर? त्वचा में चुभेगा।
तो इफेक्ट भी किस पे आएगा सर? त्वचा पे आएगा। कौन इफेक्ट डालेगा? इफेक्ट डालेगा स्पोरोथ्रिक्स सैंकी, ठीक है। और किससे होता है ये? थॉर्न प्रिक्स से। और कौन इस बीमारी को कॉज करता है? स्पोरोट्राइकोसिस को बोलते हैं। और इसको कॉमनली कैसे जानते हैं? रोज गार्डनर डिजीज। अब रोज में क्या होता है? कांटे होते हैं, सिंपल सी बात है, कांटे होते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, जो रोज गार्डनर होता है, कांटे, और कांटे चुभने से यही बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोट्राइकोसिस। किसके द्वारा होता है? स्पोरोथ्रिक्स सैंकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइमॉर्फिक फंगस। एक और डाइमॉर्फिक से संबंधित क्वेश्चन आया। अभी एक डाइमॉर्फिक आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो टेम्परेचर के बेसिस पे था। अब यहाँ पर फिर से पूछा गया है डाइमॉर्फिक कौन सा है? कैंडिडा एल्बिकेंस, एस्परजिलस नाइगर, ट्राइकोफाइटोन रुब्रम या म्यूकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर ए, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। डाइमॉर्फिक फंगस एस्टिस इनटू फॉर्म ईस्ट एंड मोल्ड। कब ईस्ट पर कब रहेगा? 37, मोल्ड पे कितना? 25 पे। कैंडिडा एल्बिकेंस सो डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, ईस्ट पर कब रहेगा? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 37 पर। और मोल्ड पर कब रहेगा? 25 पर। ऐसे ही कैंडिडा एल्बिकेंस भी एक तरह का फंगस है जो भी होता है डाइमॉर्फिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विच इम्यूनोग्लोबिन इज मेनली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब भी आपसे पूछा जाएगा एलर्जिक रिस्पॉन्स से संबंधित क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन शामिल होता है। जब भी मैं बात कर रहा हूँगा एलर्जिक रिस्पॉन्स की, उसके अंदर कौन सा मेनली इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व होता है? क्या IgA होता है, IgG होता है, IgE होता है या IgM होता है, ठीक है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ एलर्जिक रिस्पॉन्सेस की, तो उसके अंदर होता है IgE, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना। एलर्जिक रिस्पॉन्स की मैं बात करूंगा तो वो होता है IgE, ठीक है। IgE बाइंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स कॉजिंग हिस्टामाइन रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। IgE क्या करता है? मास्ट कोशिकाओं से जुड़कर एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन छोड़ता है, जिससे लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। सब्रोडेक्सट्रोज अगार HDA इज यूज फॉर द कल्चर ऑफ। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि HDA अगार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपसे राइट में पूछ दिया जाए, राइट तो आंसर है फंजाई, और या पूछ दिया जाए कि फंजाई के लिए कौन सा अगार यूज करते हैं, फिर 3-4 अगार दिए रहेंगे जिसके अंदर आपको HDA छांटना रहेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। फंजाई HDA कंटेन्स लो पीएच। मैंने पीएच की भी बात की, कितना होता है? 5.6 होता है। तो पीएच हमेशा याद रखना कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? हमें बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना है, ठीक है। विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी के निर्माण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझने लायक कॉन्सेप्ट है। सुनो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या आंसर? क्या मैक्रोफेज एंटीबॉडी बनाएंगे, क्या टी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, क्या बी लिम्फोसाइड या प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, या न्यूट्रोफिल्स बनाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो ये बनाएंगे बी सेल या बी लिम्फोसाइड्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो सेल होते हैं, एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल, ठीक है। दोनों का फंक्शन ध्यान से सुनना। जो बी सेल होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। साथ के साथ जो टी सेल होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं CMI या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन का आपसे कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल्स जिम्मेदार होती है, तो आप ऑप्शन लगाओगे बी सेल्स, या आपसे पूछ दिया जाए कोशिका आधारित प्रतिरक्षा या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टी सेल्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। तो ऐसे मैं बात करूं एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, तो बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल विच सिक्रीट स्पेसिफिक एंटीबॉडी। बी कोशिकाएं क्या करती हैं? प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल जाती हैं, जिसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अब फिर देखो एक और हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन, जिसमें मैं बात करूंगा एनाफाइलेक्सिस से। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको एनाफाइलेक्सिस शॉक के बारे में पढ़ना है तो मेरा शॉक वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें सारी हाइपर सेंसिटिविटी मैंने आपको पढ़ा रखी है। विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया है? कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सिंपल सी बात याद करना है आपको, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्स IgE। अब सिंपल सी बात है, IgE यानी एलर्जिक। इज इमीडिएट एज सीन इन एनाफाइलेक्सिस एंड एलर्जीज। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी तुरंत होती है, IG आधारित होती है, और IG आधारित है तो सिंपल सी बात है एनाफाइलेक्सिस में होगी और एलर्जीज के अंदर होगी, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्सिस के अंदर कौन सी? टाइप 1।
अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे जब पहले क्वेश्चन पूछा था कौन सा क्रिप्टोकोकस के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इंडिया इंक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि उसमें एक पर्सिस्टेंट था पीरियोडिक एसिडिक सिप, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान से सुनो। विच स्टेन इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई फंगल एलिमेंट इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की मैं बात करूं, उसके अंदर फंगल स्ट्रक्चर को अगर हमें पहचानना हो तो हम कौन सा स्टेन सामान्यतः इस्तेमाल करेंगे, क्या ग्राम स्टेन इस्तेमाल करेंगे, जेडन स्टेन इस्तेमाल करेंगे, गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, या पीरियोडिक एसिडिक सिप इस्तेमाल करेंगे, या पस स्टेन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ग्राम स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जेडन स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जील निल्सन स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमें एसिड फास्ट बेसिलाई खोजना हो तब इस्तेमाल करते हैं। गिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ब्लड पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बचा क्या, पस स्टेन जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिडिक सिप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फंगल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है, पीरियोडिक एसिडिक सिप स्टेन हाईलाइट्स फंगल सेल वॉल्स दैट कंटेन पॉलीसेकेराइड्स। पस स्टेन फंगस की कोशिका भित्तियों में मौजूद पॉलीसेकेराइड्स को रंग कर स्पष्ट करती है, तो ये पस स्टेन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनो, लाइव एटेन्ड वैक्सीन इज यूज्ड इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था एक होती है किल्ड वैक्सीन जिसको बोलते हैं टॉक्सिन, वो आपके किसने इस्तेमाल की थी, टेटनस में। ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ लाइव एटीन्यूएटेड। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड का क्या मतलब हुआ, जिंदा तो है लेकिन क्या है, दुर्बल है, इतने वीक हैं कि आपके बॉडी में क्या करेंगे, डिजीज को कॉज नहीं कर पाएंगे, वीक हैं। ठीक है, पर जाके बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब लाइव एट्यून्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके अंदर हम लाइव एट्यूनुएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। टिटनेस के अंदर करते हैं क्या, नहीं, अभी मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, टिटनेस के अंदर किल्ड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस बी नहीं, रेबीज भी नहीं। और एमएमआर क्या है, एमएमआर का फुल फॉर्म सुनो, मीजल्स, मम्स और रूबेला, इन तीनों को हम कॉमनली मिलाकर क्या बोल देते हैं, एमएमआर। ठीक है, तो मैं एमएमआर जब भी इस्तेमाल करूंगा वर्ड, ये किसके लिए है, मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए। ठीक है, एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन कंटेन्स लाइव बट वीकेंड वायरसेस टू इंड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। एमएमआर वैक्सीन में जीवित लेकिन कमजोर वायरस होते हैं, मैंने बताया वीक वायरस होते हैं, दुर्बल वायरस होते हैं जो मजबूत इम्यूनिटी को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमिक म्यूकोसिस, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टेमिक म्यूकोसिस है, कैटीनिया पेडिस है, कैंडिडियासिस है, स्ट्रेप्टोकोकोसिस है, या टीनिया कैप्टिस है। ठीक है, तो आपको मैं बात करूं इस सिस्टेमेटिक म्यूकोसिस की, तो इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सर सी, क्रिप्टोकोकोसिस। कौन सी स्टेन से इसको पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं इंडिया इंक स्टेन से। ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस बाय क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस कैन अफेक्ट द सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लंग्स, जो होते हैं सिस्टेमेटिक। ठीक है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस द्वारा फैलने वाला क्रिप्टोकोकोसिस फेफड़े और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिस्टेमिक माइकोसिस की मैं बात करूं तो वो किससे फैलता है, क्रिप्टोकोकोसिस से, यानी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस से। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस रेफर टू, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस से, क्या स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को हम बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, क्या नो इम्यून रिस्पॉन्स टू सेल्फ एंटीजन्स को बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, क्या एलर्जिक रिस्पॉन्स को हम बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, या ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स को हम बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। अब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस की मैं जब भी बात करूंगा ये किससे संबंधित होगा, नो इम्यून रिस्पॉन्स टू सेल्फ एंटीजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉलरेंस का मतलब क्या, किसी चीज़ की अधिकता हो गई। ठीक है, अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, या किसके खिलाफ, सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस इज द प्रिवेंशन ऑफ इम्यून अटैक अगेंस्ट द बॉडीज ओन टिश्यू, लॉस ऑफ इट लीड्स टू ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, जब शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला नहीं करता है तो इसे इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। यदि यह खत्म हो जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, देखो अपने शरीर में हर जगह कहाँ सेल से बनी है, अपनी शरीर किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अब अपनी इम्यूनिटी अगर सेल को ही पैथोजन समझ के मारना चालू कर देगी तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, रूमेटॉइड फैक्टर वाला रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिंपल सी बात, कैसा है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें अपने शरीर की सेल्स अपने ही शरीर पे हमला कर देती हैं। ठीक है,
अब इम्यूनो टॉलरेंस जो होता है वो किससे बचाता है, ऑटो इम्यून से बचाता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस अगर ना उपलब्ध हो तो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी की टिश्यू पर अटैक कर देगी। तो इम्यूनो टॉलरेंस किससे रेफर करेगा, नो इम्यून रिस्पॉन्स टू सेल्फ एंटीजेंस। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विच फंगल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा फंगल इन्फेक्शन डायबिटीज मेलाइटस से सबसे अधिक संबंधित है? क्या कैंडिडियासिस है, म्यूकरमाइकोसिस है, क्रिप्टोकोकोसिस है या डर्मेटोफाइटोसिस है? इनमें से कौन सा ऐसा फंगल है, कौन सा ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है विद डायबिटीज मेलाइटस? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। म्यूकरमाइकोसिस एक घातक फंगल संक्रमण है जो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले विशेषकर डायबिटीज मेलाइटस मरीजों में अधिकतर देखी जाती है, ठीक है। तो म्यूकरमाइकोसिस जो होती है, म्यूकरमाइकोसिस ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये डायबिटीज मेलाइटस के अंदर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरल थ्रश इज। मुंह में थ्रश यानी सफेद परत कई बार पड़ जाती है, इसका सामान्य कारण क्या है? ओरल थ्रश पहली बात तो समझो किससे फैलता है सर, किससे फैलता है, फंजाई से। अब ऐसी कौन सी फंजाई है जो ओरल थ्रश को प्रमोट करती है या ओरल थ्रश का कॉमन कॉज करती है, ठीक है। एस्परजिलस, कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस या हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल थ्रश के लिए कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। जो कैंडिडा एल्बिकेंस होती है ओवर ग्रो कर जाती है कहाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या एंटीबायोटिक ट्रीटेड पेशेंट्स के अंदर, जो कॉज करती है व्हाइट पैचेस इन माउथ, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस की अधिक वृद्धि से मुंह में सफ़ेद परत बन जाती है। यह आमतौर पर कमजोर रोग प्रतिरोधक वाले लोगों में होता है। तो जब भी मैं बात करूंगा ओरल थ्रश की या मुंह में सफ़ेद परत की, तो इसका कॉमन कॉज क्या हो जाएगा सर, इसका कॉमन कॉज हो जाएगा कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। द टर्म अपॉर्चुनिस्टिक फंगस इज रेफर टू। मैं तब से बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिस्टिक फंगस यानी, ठीक है, ये किसके ऊपर, ऐसे फंगस जिसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, फंगस बोल रहा हूँ, ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है उसके ऊपर फंगस अटैक करके अपना घर बना लेते हैं। ऐसे फंगस को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्यों, मान लो बॉडी है, बॉडी के ऊपर वो पहले से मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी क्या मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा मौका और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आपके शरीर को पैथोजेनिक बना देंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगस। तो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगस शब्द का अर्थ क्या है, क्या फंजाई ऑलवेज कॉजिंग डिजीज, इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, नहीं, राइट रॉन्ग आंसर है। क्या ऐसे फंजाई जो ग्रो कर जाते हैं सॉइल के अंदर, क्या इनको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस बोलते हैं, नहीं, रॉन्ग आंसर है। क्या फंजाई इन प्लांट्स, क्या ऐसे फंजाई जो केवल प्लांट्स के अंदर दिखते हैं इनको अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं, ये भी गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फंजाई इन्फेक्टिंग व्हेन इम्यूनिटी इज लो। जब भी इम्यूनिटी लो होगी तो फंजाई क्या कर लेंगे, अपना घर बना लेंगे। ऐसे याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई इन्फेक्ट इंडिविजुअल्स विद कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, एग्जांपल लो एड्स हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ठीक है। जब शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब कुछ फंगस रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो। द क्लासिकल ट्राइड ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की पारंपरिक त्रयी कौन सी है? ट्राइड मतलब त्रयी, ठीक है। क्या वैसोडाइलेशन, तीन चीजें आपको खोजनी है जो ट्राइड होती हैं किसकी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। क्या वैसोडाइलेशन, इचिंग और ब्रोंकियोस्पाज्म ये होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का ट्राइड। फीवर, रैश या जॉइंट पेन, हीमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, एडिमा, कफ, कोल्ड या डायरिया। अब इसमें आपको ट्राइड खोजना है किसका, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी सर किससे रिलेटेड है, ये होता है शॉक से, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस शॉक, एनाफाइलेक्सिस शॉक का आपको लक्षण खोजना है। एनाफाइलेक्सिस शॉक में क्या होता है सर, वैसोडाइलेशन होता है, इचिंग होती है और ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन, इचिंग, ब्रोंकियोस्पाज्म। आईजीई मेडिएटेड होता है यानी एलर्जिक मेडिएटेड होता है। टाइप 1 रिएक्शन कॉज हिस्टामिन रिलीज लीडिंग वैसोडाइलेशन, इचिंग एंड ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। टाइप 1 प्रतिक्रिया में हिस्टामिन की वजह से रक्तवाहिकाएं क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन दो वर्ड होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना और डायलेशन मतलब फैलना। तो वैसोडाइलेशन मतलब रक्तवाहिकाएं जो हैं वो फैल जाएंगी
और इसके अलावा ईचिंग मतलब खुजली और ब्रोंकियोस्पाज मतलब आपके सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का आपको तरह खोजा जाए तो आपको एलर्जिक रिलेटेड इसमें से खोजना है। अब एलर्जिक में यार जॉइंट पेन वगैरह थोड़ी होंगे, या हीमेचूरिया, कफ, कोल्ड तो हो सकता है, डायरिया एलर्जिक में नहीं होता। तो आपको एलर्जिक या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी खोजना हो तो सिंपल सा वैसोडाइलेशन, ईचिंग या ब्रोंकियोस्पाज्म आपको खोज लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच फंगल इन्फेक्शन इज डायग्नोज्ड बाय इंडिया इंक प्रिपरेशन। मैंने आपको बार बार बताया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इंडिया इंक किसके द्वारा, क्रिप्टोकोकस को अगर हम खोजना हो तो इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं। इंडिया इंक रिवील्स द थिक कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स कॉमनली सीन इन सीएसएफ। हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ के अंदर दिखेगा ये, सीएसएफ के अंदर, ठीक है। विच सेल टाइप प्रोड्यूस हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जी के दौरान कौन सी कोशिका हिस्टामिन का स्राव करती है। इनमें से कौन सी सेल है जो अगर आपके शरीर में एलर्जी हो जाए तो हिस्टामिन को निकालेगी। क्या टी लिम्फोसाइट निकालेगी, न्यूट्रोफिल निकालेगी, मास्ट सेल या मैक्रोफेज। तो मैं आपको ये पढ़ा रखा हूँ, जबकि आपके शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा या हिस्टामिन निकालना होगा तो वो कौन सी निकालेगी सर, मास्ट सेल निकालेगी। IgE बाइंड टू मास्ट सेल विच रिलीज हिस्टामिन कॉजिंग एलर्जिक सिम्टम्स। एलर्जिक में IgE मास्ट कोशिकाओं से जुड़ता है और हिस्टामिन रिलीज करता है जिससे एलर्जी के लक्षण पैदा होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपको पढ़ा रखा है, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा पार कर सकती है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर सकती है, यानी मदर से किस में जा सकती है, बच्चे के अंदर जा सकती है, ठीक है। क्या IgM जाती है, IgA जाती है, IgE जाती है, IgG जाती है। तो IgG जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और ये क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और क्या होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है IgG एंटीबॉडी। ये चीज़ ध्यान रखना। IgG इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉसेज द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। दो इम्यूनिटी आपको पढ़ाई थी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी किसको प्रोवाइड करेगी, फीटस को, ठीक है। IgG एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को सुरक्षा देती है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। व्हाट इज द मेजर इम्यून ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे क्या सिली मिस्टेक करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। शरीर का प्रमुख प्रतिरक्षा अंग कौन सा है, प्रतिरक्षा को वो खा जाते हैं, ठीक है। पढ़ लेंगे जल्दी में क्वेश्चन की ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या दे रखा है, लीवर, और लीवर आंसर लगा के आ जाते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपसे क्या पूछा गया है, मेजर इम्यून ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। शरीर का प्रमुख प्रतिरक्षा अंग कौन सा है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्या पेनक्रियाज है, क्या लीवर है, क्या थाइमस है या स्किन है। तो मैं जब भी बात करूंगा मेजर इम्यून ऑर्गन ऑफ द बॉडी की तो वो होता है सर थाइमस, ठीक है। थाइमस इज द साइट वेयर टी सेल्स मैच्योर एंड बिकम इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव। थाइमस वह अंग है जहां टी कोशिकाएं परिपक्व होकर सक्रिय इम्यून कोशिकाएं बनाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे मैं बात करूंगा मेजर इम्यून ऑर्गन ऑफ द बॉडी की तो वो होती है कौन सी, थाइमस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर इंजेक्शन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। संक्रमण हो गया शरीर में, उसके बाद जो प्रतिरक्षा प्राप्त हुई उसको हम क्या बोलते हैं, क्या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब ध्यान से समझो, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पे कोई पैथोजन ने अटैक करके इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी ने बनाई मेमोरी बनाई। अब अभी क्या कहेगा आपकी बॉडी, अब तुम दोबारा मेरे शरीर में आके दिखाओ। तो ये पैथोजन जब दोबारा आपके शरीर में जाएगा तो आपकी बॉडी इसको तुरंत किल कर देगी। यानी आपकी बॉडी ने क्या बनाया, आपने कोई वैक्सीन वगैरह तो लिया नहीं, तो आर्टिफिशियल वर्ड पहले ही हटा दो। आर्टिफिशियल वर्ड हटा दिया, अब ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है। नेचुरल आपके शरीर ने मेमोरी बनाई। दूसरी चीज़, मेमोरी बनाई तो क्या वो पैसिव मेमोरी है या एक्टिव मेमोरी है, सिंपल सी बात है एक्टिव मेमोरी है, लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। जब भी वो पैथोजन आपके शरीर में सेम पैथोजन घुसने की कोशिश करेगा तो आपकी बॉडी अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। तो वो कैसी हो जाएगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर कैसी हो जाएगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। When immunity is developed by fighting natural infection is called natural active immunity। जब शरीर प्राकृतिक संक्रमण से लड़कर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है तो उसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विच फंगस कॉजेज फंगल बॉल इन लंग्स सीन इन एक्सरे। फेफड़ों में फंगल बॉल किस फंगस के कारण बनता है जो कि एक्सरे में दिखाई देता है, क्या कैंडिडा की वजह से, एस्परजिलस की वजह से, म्यूकर की वजह से। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन में देना ही भूल गया, कोई बात नहीं। 3 ऑप्शन है,
इनमें से आपको राइट आंसर खोजना है। जो फंगल बॉल जो होते हैं वो एक्सरे के अंदर, लंग्स के अंदर एक्सरे में कब दिखाई देते हैं, किस डिजीज में दिखाई देते हैं, कौन से फंगस होते हैं, ठीक है। तो फंगल बॉल अगर आपको दिखाई देना है तो वो एस्परजिलस से दिखता है, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फॉन्स फंगल बॉल एस्परगिलोमा जिसको हम बोलते हैं इनसाइड लंग कैविटी विजिबल ऑन चेस्ट एक्सरे। एस्परगिलोसस फ्यूमिगेटस जो होता है ये फेफड़ों की पुरानी कैविटी में फंगल बॉल बनाता है जिससे एस्परगिलोमा कहते हैं और एक्सरे में यह देखा जा सकता है। तो इतनी चीज क्लियर है। फंगल बॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर, एस्परगिलस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे के 10 क्वेश्चन हैं ये थोड़े टफर साइड हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से मेरे साथ पढ़ते जाना और ना आए तो याद करते जाना। आपसे मैं पूछूं MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल आर प्राइमरली एक्सप्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसमें MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होते हैं प्राइमरली। MHC क्लास 2 अणु मुख्य रूप से किस पर पाए जाते हैं, क्या ऑल न्यूक्लिएटेड सेल या सभी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं में, साइटोटॉक्सिक टी सेल पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपीसीज पर, या रेड ब्लड सेल्स पर। तो मैं जब भी बात करूंगा MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स की, ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, एपीसीज पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर। MHC क्लास 2 केवल एपीसीज जैसे डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, बी सेल्स हो गई, इनके ऊपर पाए जाते हैं जो बाहरी एंटीजन को टी हेल्पर कोशिकाओं को प्रस्तुत करते हैं। MHC क्लास 2 प्रेजेंट्स एक्सोजीनस एंटीजन्स टू CD4+ टी सेल्स एंड इट फाउंड्स ओनली ऑन एपीसीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विच फंगल इन्फेक्शन इज डायग्नोसिस यूजिंग इंडिया इंक प्रिपरेशन शोइंग कैप्सुलेटेड ईस्ट। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन ईजी है। इंडिया इंक प्रिपरेशन में कैप्सूल वाला ईस्ट कौन सा फंगल इन्फेक्शन का संकेत देता है। बार बार आपको चीख के बताया हूँ, क्रिप्टोकोकोसिस के अंदर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स को CSF के अंदर अगर हमें पकड़ना हो तो कौन सा प्रिपरेशन करेंगे, इंडिया इंक प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का मोटा कैप्सूल इंडिया इंक में स्पष्ट दिखाई देता है, खासकर CSF सैंपल में। इतनी चीज क्लियर है। विच साइटोकाइन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ फीवर, जिसको हम बोलते हैं पायरोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। कौन सा साइटोकाइन बुखार या पायरोजेनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, IL-1, IL-4, IL-10 या TNF बीटा। तो इसका राइट आंसर है, जब मैं बात करूंगा फीवर या पायोजेनिक इफेक्ट की, तो ये दिखेगा आपको IL-1 के अंदर, ठीक है। IL-1 हाइपोथैलेमस को प्रभावित करके शरीर का तापमान बढ़ाता है और बुखार उत्पन्न करता है, ठीक है। IL-11 एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस टू रेज बॉडी टेम्परेचर, इट इज अ मेजर एंडोजीनस पायरोजेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। थर्मली डायमॉर्फिक, मैंने अभी शुरुआत में क्वेश्चन आपको कराया है, कौन सा होता है थर्मली डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब होता है एक फॉर्म हो किसका, मोल्ड का, कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री पर, और एक फॉर्म हो किसका, ईस्ट का कितने पर, 37 डिग्री पर, ठीक है। तो ये कौन सी थर्मली डायमॉर्फिक कौन सा होता है सर, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम शरीर के अंदर ईस्ट रूप में और वातावरण में मोल्ड के रूप में होता है, इसे थर्मली डायमॉर्फिज्म कहते हैं। हिस्टोप्लाज्मा शोज मोल्ड फॉर्म एट 25 पर और ईस्ट फॉर्म एट 37 डिग्री पर। एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ डायमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रोड्यूस इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द बॉडी ओवरऑल। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर में कुल मात्रा में सबसे अधिक बनती है, ठीक है। 4 आपको इम्यूनोग्लोबुलिन दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होगी वो बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में बनेगी, ठीक है। बच्चे गलती कहाँ करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं। बच्चे इसको पढ़ते ही क्या खोजेंगे, मोस्ट एबंडेंट इसको सोचेंगे और लगा देंगे IgG, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ध्यान से सुनो, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से फैली हुई, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बनने वाली, प्रोड्यूस्ड इन हाईएस्ट क्वांटिटी, ठीक है। हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सी बनेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर A। क्यों, सिंपल सी बात है, IgA होता है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, म्यूकोजल सतहों पर पाया जाता है और कुल उत्पादन में सबसे अधिक होता है, भले ही सीरम में इसकी मात्रा कम हो, ठीक है। IgA क्या होगा, म्यूकोजल सतहों पर पाया जाएगा। अब सिंपल सी बात है, म्यूकोजल सतह पूरे बॉडी में फैली होती हैं, सलाइवा वगैरह, सलाइवा हो गया, लार हो गया, और आपके क्या टीयर्स हो गए, जो भी आपके स्राव है म्यूकोजल स्राव हो गए, तो कुल उत्पादन सबसे अधिक होगा, भले ही सीरम में इसकी मात्रा कम हो, ठीक है। Secretory IgA produce abundantly in mucosal linings and accounts for the highest daily antibody production, ठीक है।
अगला क्वेश्चन अगेन, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच फंगस एंड मेनली अफेक्ट विच ऑर्गन। एफ्लाटॉक्सिन मैंने आपको बताया था किससे फैलता है, आपको पकड़ना है एफ्लाटॉक्सिन। तो एफ्लाटॉक्सिन मैंने बताया था ए फॉर एफ्लाटॉक्सिन, और कहाँ से पकड़ोगे, एस्परजिलस से, ठीक है। एस्परजिलस किसको अफेक्ट करेगा सर, लीवर को, ठीक है। एस्परजिलस लीवर, एस्परजिलस फ्लेवस जो एफ्लाटॉक्सिन बनाता है, एएफ शुरू का एएफ पकड़ लो और इसका ए और इसका एफ मैच करा दो। एस्परजिलस फ्लेवस किसको बनाएगा, एफ्लाटॉक्सिन को। जो हेपेटोटॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर संबंधित, जो भी हिपेटिक वर्ड जहाँ भी वर्ड आ जाए तो हिपेटोटॉक्सिक लीवर से संबंधित होता है। और इसके अलावा कार्सिनोजेनिक होता है जो लीवर कैंसर से जुड़ा होता है। एफ्लाटॉक्सिन इज द हिपेटोटॉक्सिक कार्सिनोजेन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवस एंड कैन कॉज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन द्वारा इम्यून कॉम्प्लेक्स जमाव जैसे एसएलई से संबंधित है। एसएलई यानी जिसको हम बोलते हैं कौन सी, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, ठीक है। एली सेल आपने पढ़ा था, एली सेल, ठीक है। अभी वो आगे और पढ़ाऊंगा डिटेल में, कहाँ हीमेटोलॉजी वाले में, ठीक है। तो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, एग्जांपल ले लो एसएलई, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। राइट आंसर हो जाएगा सर टाइप 3। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी किससे संबंधित होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, एग्जांपल ले लो एसएलई, सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, ठीक है। टाइप 3 प्रतिक्रियाओं में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जमा हो जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्स इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, एग्जांपल एसएलई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जीएन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्म ट्यूब टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्म ट्यूब टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर विच फंगल स्पीसीज। जर्म ट्यूब टेस्ट किस फंगल प्रजाति के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी ऐसी फंगल प्रजाति है जिसके लिए हम जर्म ट्यूब टेस्ट करेंगे, ठीक है। जर्म ट्यूब टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक फॉर विच फंगल स्पीसीज, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, कैंडिडा एल्बिकेंस या हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है। आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए हम कौन सा जर्म ट्यूब टेस्ट करते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस जर्म ट्यूब बनाता है जब उसे सीरम में 37 पर इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है। जर्म ट्यूब टेस्ट डिफरेंशिएट्स कैंडिडा एल्बिकेंस फ्रॉम नॉन एल्बिकेंस स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, विच सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। विलंबित प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी अगर हमें करानी हो तो कौन सी सेल्स, बी सेल्स, CD4+TH2 सेल्स, CD4+TH1 सेल्स या न्यूट्रोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CD4+TH1 सेल्स। DTH में प्रतिक्रिया में TH1 कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं और मैक्रोफेज को रिक्रूट करती हैं, जैसे होगी ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टॉक्स बोलते हैं या स्किन टेस्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात होगी। किस पर आधारित होती है ये, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4 पर। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई है आपको शॉक वाले लेक्चर में, ठीक है, उसको जाके ज़रूर देख लेना। ये थे आपके पूरे कितने क्वेश्चन सर, ये थे आपके 299, सॉरी ये क्वेश्चन मैं ऐड करना शायद भूल गया हूँ, वरना 300 जरूर कर देता। तो आपके 300 क्वेश्चन मान के चलो किस में हो गए सर, माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत है, मोर इनफ है। 300 साथ के साथ वन लाइनर्स कर लो, कितने आपके 600 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब कल के लेक्चर में आपको क्या चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ब्लड बैंक, हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी चाहिए होगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल से उसका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। 2 मेजर टॉपिक कौन कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी और क्या ख़त्म कर ली हमने, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये चीज़ें हमने ख़त्म कर ली। अगले टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे हम नया चैप्टर, जो आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो भी ज्वाइन करके रख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।